नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर एक शानदार सेशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम लोग आज राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम राज्य के नीति निदेशक या नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग लाइव रहेंगे और जो भी बाद में क्लास देखते हैं प्लीज़ वो ज़रूर इनको नोट्स बनाया करें। हम लोग बात करते हैं सर राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर, कुछ बेहतरीन चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, संविधान के किस भाग में हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये बात आती है कि सर अनुच्छेद, यहाँ पर हम बात करेंगे सर संविधान का एक भाग दिया हुआ है। संविधान का एक भाग दिया हुआ है जिसमें हम बात करेंगे सर किसके बारे में बात कर लेंगे कि सर डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। और यहाँ पर भी हमें ये पता करना है कि सर भाग 4 किससे संबंधित है। आप कहेंगे भाग 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल किए गए हैं। बात आती है आयरलैंड से कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से। ये है क्या? ये है क्या? इन्हें क्यों जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से, किस पर्पस से भारतीय संविधान में इन्हें जोड़ा गया है? आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है राज्य को कल्याणकारी बनाना, एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, जिनका उद्देश्य है राज्य को कल्याणकारी बनाना। क्या बनाना? कल्याणकारी बनाना। बात आती है कि सर ये आयरलैंड से हो गए, और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। कहाँ से? स्पेन के संविधान से, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर इसने कहाँ से लिए हैं। आप कहेंगे सर इसने कहाँ से लिए हैं, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पर हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर आयरलैंड के बारे में। हम बात करेंगे कि सर आयरलैंड के संविधान से भारत ने लिए हैं, और भारत में अब भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी रखे गए हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, देखिए शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ डी फॉर डीपी डायरेक्टिव, पी फॉर प्रिंसिपल, एस फॉर स्टेट, पी फॉर पॉलिसी। आप कहेंगे डीपीएसपी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भैया बताइए, यहाँ पर आप लोग बताइएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आप कहेंगे सर आयरलैंड से भारत ने, और आयरलैंड ने स्पेन से। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ मैं क्लास में याद कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्लास में ही हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है सर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर। यहाँ पर लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। जब इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं तो इनके उल्लंघन पर सजा भी नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर मैं किसी भी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता हूं तो क्या मुझे सजा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता तो भैया सजा भी नहीं दी जा सकती। ये चीज समझ में आ रही है कि ऐसा कोई भी प्रावधान जिसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता तो उसके उल्लंघन पर सजा भी नहीं मिल सकती, उसके उल्लंघन पर सजा भी नहीं दी जाएगी। इट इज क्लियर?
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए इनको एक बार आप लोग लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से लिखिए। एक बार फिर रिवाइज करें कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ से कहाँ तक है? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए प्लीज लिख लीजिए। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहां तक आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा मुझे बताएं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। डन, आगे बात करते हैं। अब भैया कुछ महत्वपूर्ण कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, यहाँ पर हम कथन की बात करेंगे, कथन या स्टेटमेंट की बात हम यहाँ पर करेंगे कि सर स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए बताइए, स्टेटमेंट। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं केटी साहा। केटी साहा राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि सर एक व्यक्ति है केटी साहा, कानून के अच्छे जानकार हैं, वो कहते हैं कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट बैंक कन्वीनियंस, कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि सर किसने क्या कहा था। आप कहेंगे राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? डीपीएसपी ने। डीपीएसपी ने नहीं कहा था, केटी साहा ने कहा था। किसे? डीपीएसपी को। नेक्स्ट है जी ऑस्टिन। नेक्स्ट है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन क्या कहते हैं? जी ऑस्टिन कहते हैं कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। क्या है? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान की आत्मा। देखिए डीपीएसपी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था? यहां पर संविधान की आत्मा में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। मैं 3 चीजें आपको कंफ्यूजन से दूर करूंगा। पहली चीज कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा बताई गई है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। क्वेश्चन अगर आएगा कि निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय किसने कहा था? आप कहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर क्वेश्चन आएगा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आप कहेंगे सर किसने? आप कहेंगे जी ऑस्टिन, जिनका नाम है ग्रेवलिन ऑस्टिन। क्या नाम है? ग्रेवलिन ऑस्टिन। चलिए यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी कॉल्ड अ यूनिक फीचर। यूनिक फीचर किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को क्या कहा है? एक संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ठीक है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि डीपीएसपी क्या है? यूनिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान की आत्मा डीपीएसपी किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। कि सर एक ऐसा चेक है डीपीएसपी जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है, केटी साहा ने कहा। मैं 6 स्टेटमेंट इसमें बताऊंगा, 3 आप लोगों ने यहां पर देख लिए। आगे बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे। इतना लिख लिया हो तो थम करके बता देना। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि सर किसने कहा था। मैं इसको भैया अब आप मुझे बताएं कि किसने कहा था कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। आप कहेंगे सर किसने? केटी साहा ने। किसने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की अनोखी विशेषता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है? तो जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने। चलिए तो ये सारी चीजें आपने लिख ली। अमित कुमार कह रहे हैं डन, बहुत बढ़िया। और कौन कौन भैया? शिवांगी सैनी, राम राम जी, राम राम भैया। रोहित, राम राम भैया, बहुत बढ़िया। रूबी, हाँ जी। रन विजय, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं ठीक है। केटी साहा ने, निशा मंडल, मुंडे। चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केसी व्हीलर क्या कहते हैं। केसी व्हीलर ने क्या कहा था? केसी व्हीलर ने क्या कहा है? आप कहेंगे सर डीपीएसपी से ही संबंधित ये कथन है। तो केसी व्हीलर ने कहा था कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये कथन किसका है जी? आप कहेंगे सर ये कथन किसका होगा? आप कहेंगे सर ये कथन है किसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया गया है। अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। आप कहेंगे लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। क्या है? वास्तविक कूड़ादान है। आप कहेंगे सर भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी भैया इम्पोर्टेंट है कि जब कानून बनाए जाएं तब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कानून ना बनाए जाएं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन हो, या इनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाएं, ऐसा भैया लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। मैंने 6 स्टेटमेंट बताए। अ रियल डस्टबिन ऑफ इमोशंस किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी ने। एलएम सिंघवी ने कहा था कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। केसी व्हीलर ने कहा था लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बताइए। चलिए लिख लिया आप लोग यहां तक कि सर लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस किसने कहा था डीपीएसपी को? केसी व्हीलर ने। और ये केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? इसने भारतीय संविधान को क्या कहा था? आप कहेंगे सर इसने भारतीय संविधान को क्या कहा? भारतीय संविधान को क्या कहा? तो आप कहेंगे सर इसने भारतीय संविधान को क्या कहा है? तो आप कह सकते हैं सर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। क्या कहा? अर्धसंघीय कहा। आप कहेंगे सर अर्धसंघीय कहा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहा है जी? अर्धसंघीय कहा। चलिए सारी चीजों को यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। क्यूसी फेडरल कि सर क्या कहा है? क्यूसी फेडरल किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। डन यहां तक चीजें। चलिए आगे बात आती है कि सर डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। डीपीएसपी को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया जी? 3 भागों में। आप कहेंगे सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 3 भागों में बांटे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? डस्टबिन का मतलब कूड़ादान। अंबेडकर साहब ने डस्टबिन या टीटी कृष्णमाचारी ने डस्टबिन या कूड़ादान इसलिए कहा क्योंकि इनका कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि अधिकतर तो राज्यों ने लागू भी नहीं किए। सारे डीपीएसपी लागू नहीं है, कुछ कुछ लागू हैं। तो इसलिए कहा कि जब इन्हें कोर्ट लागू नहीं कर सकता, इनके उल्लंघन पर सजा भी नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा? इसे कहा कि भाई ये कूड़ादान है, कि जब इसका प्रयोग नहीं है, इनके उल्लंघन पर सजा नहीं है, तो ये कूड़ादान है। चलिए ये सारी चीजें आपने लिख ली। विशाल कह रहे हैं सर जब से आपने अपने बियर्ड क्लीन कराई पॉलिटिक्स समझ आने लगी। अरे वाह बहुत बढ़िया। क्यों पहले डर लगता था क्या? डीपीएसपी की फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल 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 यही होती है। हाँ जी कुशविंदर जी। चलिए हमने पढ़ा कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 3 भागों में बांटे गए हैं। यहां पर मैं लिख दूं कि डीपीएसपी इन्हें 3 भागों में बांट दिया। एक तो समाजवादी सिद्धांत में जिन्हें सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहा, एक गांधीवादी सिद्धांत में जिन्हें गांधीयन प्रिंसिपल कहा, और एक उदारवादिक सिद्धांत जिसे लिबरल रेशनल प्रिंसिपल कहा। ठीक है, लिबरल रिलेशनल प्रिंसिपल क्या है? तो यहां पर हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन भी हैं, कुछ आर्टिकल कॉमन भी हैं।
जैसे क्या क्या है, जैसे क्या क्या है, अब आप मुझे यहां पर बताएं। जैसे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये समाजवादी सिद्धांत में शामिल किए गए। समाजवादी सिद्धांत जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे समाज का कल्याण हो। हालांकि इन सभी से समाज का कल्याण है, लेकिन इन्हें तीन भागों में बांट दिया था कि भैया एक था समाजवादी, एक है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतें हैं, अनुच्छेद 43, 43B, 46, 47 और 48। देखिए यहां पर जो है 43 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 47 यहां पर है, यहां पर भी, यानी कि कुछ कॉमन आर्टिकल भी शामिल हैं। अब जैसे उदारवादी या उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सर 44, 45, 48, 48A। देखिए 48 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। 49, 50 और 51, ये कौन है, ये आप कहेंगे सर उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं या लिबरल लिबरल रेशनल प्रिंसिपल्स भी हैं, जिन्हें भैया किस किस में बांट दिया, तो आप कहेंगे 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। 48 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। इसमें 43 और 47, 43 और 47 कॉमन है, 48 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन, ठीक है। 48 इसमें और इसमें कॉमन है, 43 और 47 इसमें कॉमन है। चलिए, तो ये सारी चीजों को हम लोग याद करेंगे। कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता, आर्टिकल्स तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, आर्टिकल कभी नहीं पूछेगा कौन से समाजवादी में आते हैं कौन से गांधीवादी में, नहीं पूछेगा। केवल ये पूछ लेगा, केवल ये पूछ लेगा कि डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा है, आप कहेंगे 3 भागों में, ठीक है, खत्म। कभी कभी पूछा गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40 कौन से भाग में आता है, तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 कौन से भाग में आएगा, आप कहेंगे सर गांधीवादी सिद्धांत में आ जाएगा। किसमें, गांधीवादी सिद्धांत में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये मत याद करना कि कौन से आर्टिकल किस में आते हैं, ठीक है, वो याद मत करना। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है भैया। ये नाराज हैं, विशाल कह रहे हैं सर, अच्छा तो फिर ये नाराज काहे हैं चलिए भैया लिख लिया आप लोग यहां तक, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, आप ये भी पीडीएफ आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। अब बात आती है सर आर्टिकल्स के बारे में, यहां पर महत्वपूर्ण चीजें होंगी। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, यहां पर हम पढ़ेंगे सर राज्य की परिभाषा क्या है, आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि सर इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने कहा था ना कि सर राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में दी हुई है, किसमें, 152 में। चलिए यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे, सारी चीजों को आप लोग यहां पर पढ़ेंगे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कि सर राज्य की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी थी, मैंने बताया था मूल अधिकारों में कि राज्य की क्या परिभाषा है। यहाँ पर राज्य किसी स्टेट को नहीं, किसी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक को नहीं बता रहा है, यहाँ पर हमारे नेशन को बताता है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि सर डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल, ठीक है, दिस इज नॉट डिबेटेबल, कि इनको लेकर भैया क्या नहीं किया जा सकता, कि इनके उल्लंघन पर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है,
कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये डिबेटेबल नहीं है, इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 37 में, किसमें? अनुच्छेद 37। अब बात आती है अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल। ये कल्याणकारी बनाने की बात करता है, राज्य को कल्याणकारी। यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर ये राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात कर रहा है। किसकी? कल्याणकारी, वेलफेयर बनाने की बात कर रहा है। कल्याणकारी बनाने की बात की गई है, बनाने की बात करता है। ठीक है जी, करता है। हालांकि अनुच्छेद 38 और 39 दोनों ही कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए पढ़ाई के लिए एफर्ट देखो सर, लाइब्रेरी में हूँ, वाईफाई नहीं चल रहा, फोन जो 1 GB मिलता उससे पढ़ रहा हूँ। वाह वाह भाई वाह। अब मैं इस पे कैसी वाली ताली, काकू शारदा वाली ताली बजाऊं क्या, ऐसे वाली? अरे भैया पढ़ाई करनी है तभी तो नेट का यूज करोगे। आप 1 GB नेट कहाँ लेके जाओगे? अगर क्लास नहीं लोगे तो इसका प्रयोग किस में करोगे? बताओ जरा। अगर आप अगर आप भैया, चलिए मान लिया हमने कि आपकी वाईफाई नहीं चल रहा, तो इस नेट का प्रयोग कहाँ करोगे? 1 GB बचाकर क्या कर लोगे? क्या करोगे बताओ? हैं? पढ़ लो, पढ़ बेटे, ये बहुत जरूरी है पढ़ाई। इस एफर्ट को ऐसे ही बनाए रखना मेरे लाल, आपको सफलता जरूर मिलेगी सभी को। ठीक है। हालांकि आपके लिए मैं बताऊं ये बहुत डिटेल हो रही है, मैं इसलिए सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बार बार नोट्स ना बनाने पड़े। आप यूपी पुलिस पढ़ें, आप दिल्ली पुलिस पढ़ें, आप एसएससी के एग्जाम दें, आप हरियाणा के एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सीपीओ के एग्जाम दें, आप सीजीएल के एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए, तो हमने पढ़ा कि सर सारी चीजें एक ही बार पढ़नी है, एक ही बार बनाना है। अच्छा, इंस्टा यूज करते हैं, ओके, बहुत तेज घूंसा मारेंगे, बहुत तेज। चलिए देखिए, हीना कह रही है सर मैंने तो 5 GB लिया है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आप लोग। आगे बात करेंगे, यहां तक लिखने के बाद थम करना कि भैया हमने लिख लिया है। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्लियर होगा मनीष, बिल्कुल होगा जी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 भी कल्याणकारी बनाने की बात करता है। 2 आर्टिकल हैं जो राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं, 38 और 39। 39 में लिखा है सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा कैसे मिलेगा? देखिए 39 का कहता है कि सभी को समान रूप से न्याय, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भैया हम बात कर रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। अब 39 का क्या कहता है? ये कहता है कि सर सभी को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क व विधिक सहायता। ऐसे लोग जो कमजोर हैं, देखा आपने कभी कभी, अरे वाह, एक बच्ची कह रही है, एक मेरी बहन कह रही है, मोनिका कह रही है कि सर मेरे हस्बैंड ने तो वाईफाई मेरी पढ़ाई के लिए लगवाया। वाह, सैल्यूट है ऐसे हस्बैंड को, यही होना चाहिए। कहते हैं ना लोग कि हस्बैंड पढ़ने नहीं देते, देखो एग्जाम्पल है ये मोनिका, इनके हस्बैंड ने इनकी पढ़ाई के लिए स्पेशल वाईफाई लगवाया है। हालांकि आजकल जो है हरियाणा में भी हर जगह पर जो है आजकल हमारी बहनों को पढ़ने के लिए मौके मिल रहे हैं, और माँ बाप तो पढ़ा ही रहे हैं लेकिन हस्बैंड भी पढ़ा रहे हैं। सैल्यूट है भैया आपको, है ना।
चलिए ऐसे ही पढ़ाते रहना बेटा, ऐसे ही आप इनको पढ़ाते रहना मेरे भाई। देखिए बेटा तो मैं बोल देता हूँ जर्नली, है ना, एक टीचर का जब ले आ जाता है ना बेटा बोलता रहता है ना। वैसे भी मैं बड़ा ही हूँ, 34 साल मेरी एज है, तो मैं, आप सब मेरे बहन भाई हैं, है ना, एज में भी मैं आप सब काफी बड़ा हूँ, तो इस वजह से बेटा मुंह से निकलता है। बाकी आप इसको फील मत करना कि इतने बड़े हम हो गए ये बेटा बेटा बोलते रहते हैं। चलिए अनुच्छेद 39 की अगर मैं बात करूं 39 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कल्याणकारी बनाने की बात करी, और राज्य कल्याणकारी कैसे बनेगा, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब राज्य को बढ़ाया जाएगा तो भैया उन्हें क्या होगा, उन्हें भैया क्या होगा, तो आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए सभी बच्चे आप कह सकते हैं कि सर, सभी भैया बताएंगे कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कल्याण कैसे होगा, जब सभी को समान रूप से न्याय दिया जाएगा। ये तो हो जाएगा भैया सामाजिक कल्याण। ये किस में लिखा है, 39 क में, 39 ए में। और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, ये 39 क में। अब निशुल्क विधिक सहायता का क्या मतलब है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कोर्ट की, जिसमें जज साहब कहते हैं कि भाई आप अपना एक वकील कर लो, तो वहां पर एक अंकल कहते हैं, अंकल क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो वकील हायर नहीं कर सकता, तो मैं कैसे केस लड़ पाऊंगा अपना। तो जज साहब कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपको अपना एक वकील दे देते हैं, मतलब सरकारी वकील दे देते हैं। तो वो जो सरकारी वकील मिलता है फ्री, वो कैसे मिलता है, तो वो लीगल सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, मेरी एज 40 ईयर है, अरे वाह, चलिए तो मैं आपको भैया जी ही बोलूंगा। चलिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भैया जी। राज, आगे हम बात करते हैं। चलिए प्रीति, बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों की बात होगी, इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, इकोनॉमिकली वीक पर्सन्स, ऐसे कमजोर व्यक्ति जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है। चलिए उन्हें भैया निशुल्क विधिक सहायता मिल रही है। अब 39D या 39 घ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मेन एंड वुमेन, यानी कि महिलाएं और पुरुषों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाए। मान लीजिए कोई काम पुरुष कर रहा है, वही काम महिला कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पुरुष को ज्यादा वेतन मिले महिला को कम मिले, बराबर मिलना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है, चलिए ये किस में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 39D में। अच्छा इस बैच में तो काफी एज वाले बच्चे हैं। चलिए तो आप सब, चलिए मैं भैया बहनी बोला करूंगा, मैं कोशिश करूंगा बेटा ना बोलूं, है ना, लेकिन एक टीचर जब हो जाता है तो वो मुंह से निकलता रहता है। तो सभी भाई बहनों ने लिख लिया क्या, यहां तक सभी भाई बहनों ने लिख लिया क्या। चलिए आगे हम बात करते हैं, अभी छोड़ते हैं, अभी ये चीजों को छोड़ते हैं। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर समाज को कल्याणकारी कैसे बनाया जाएगा, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कैसे कल्याणकारी होगा, जब सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा, और जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें भैया आप लोग क्या बताइए, उन्हें क्या मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर उन्हें निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, ठीक है जी। तो ये ऐसा प्रावधान 39A में दिया हुआ है। 39D क्या कहता है, 39D कहता है कि सर स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, क्या दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन यहां पर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए प्लीज सभी साथी यहां पर लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बिल्कुल बबीता जी।
चलिए, सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया। अब बात आती है सर, यहाँ पर बात आ जाती है, आप मुझे बताएंगे सर, अनुच्छेद अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ? ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का गठन है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 की बात आ गई कि सर अनुच्छेद 41, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे। ठीक है, ऑल सिटीजन्स कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटी। मतलब मेरी योग्यता जो होगी उसी के आधार पर मुझे रोजगार मिलेगा। मान लीजिए मैं 10th पास हूं तो मुझे 10th पास के अनुसार काम मिलेगा। मैं 12th पास हूं उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, उसी के अनुसार काम मिलेगा। अब जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होता है रेलवे में ग्रुप डी का एग्जाम होता है। अब ग्रुप डी में क्या होता है, उसमें भी एजुकेशन के आधार पर बांटे जाते हैं। क्या सभी को ट्रैकमैन बना दिया जाता है? ग्रुप डी का जो काम है वो क्या है? वो जो ट्रेन है उसकी साफ सफाई करना, रेलवे ट्रैक की मरम्मत करवाना, ठीक है, जो टॉयलेट्स बने होते हैं उनमें पानी भरना, उनकी साफ सफाई करना, ये ग्रुप डी वालों का काम है। तो क्या सभी लोग यही काम करते होंगे? नहीं, कुछ लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो वेल ग्रेजुएट हैं, उन्हें भैया ऑफिस में भी लगा दिया जाता है, ऑफिस की फाइलों में लगा दिया जाता है। तो जो एजुकेशन है उसी के आधार पर रोजगार दिया जाता है। कुछ मामलों में शिक्षा भी दी जाती है। तो आप कहेंगे सर ऑल सिटीजन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किस में लिखा है? 41 में। आपने देखा होगा कि सर नरेगा मनरेगा चलता है, कि जो 365 दिन में 100 दिन की गारंटी देता है कि 100 दिन जो है आपको रोजगार मिलेगा। आपको नहीं, मतलब जो जरूरतमंद है उनको। जैसे कि कहीं चक्रोट बननी है, रोड बनना है, कहीं कुछ होना है, तो वो हर गांव में रोजगार सेवक होते हैं, जिनके माध्यम से जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें भैया मनरेगा में लगाया जाता है। 100 दिन तक तो उन्हें रोजगार की गारंटी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है जी, अब बात यहां पर आती है अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? इसमें लिखा है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं क्या है? कि ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य रहकर काम कर पाए, हम काम कर पाए। मान लो आप जहां पढ़ रहे हैं बैठे हुए, वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो, हवा ना आ रही हो, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो, बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो, ठीक है, क्या आप वहां पर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, मन ही नहीं लगेगा, पढ़ ही नहीं पाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां जहां पर रहकर हम काम कर पाए, ठीक है, तो भैया काम करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि सर स्त्रियों को प्रसूति सहायता, मैटरनिटी हेल्प फॉर वुमेन। मैटरनिटी हेल्प फॉर वुमेन का क्या मतलब है? कि जो महिला गर्भवती, मान लो जो हमारी बहनें गर्भवती हैं, अब उन्हें क्या होगा? डिलीवरी होगी, बच्चा होगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। कितने महीने की छुट्टी मिलेगी? जो गर्भवती बहनें हैं, गर्भवती आप कहेंगे सर जो गर्भवती बहनें हैं उनको क्या होगा? 6 माह की छुट्टी मिलेगी। 6 माह की क्या मिलेगी भैया? 6 माह का अवकाश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अवकाश दिया जाएगा। और ये जो अवकाश मिलेगा, ये भैया इसकी कोई भी रुपया नहीं कटेंगे, सैलरी नहीं कटेगी। क्या होगा? सैलरी नहीं कटेगी। चलिए, अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से यहां पर कि कोई भी मेरी बहन सरकारी जॉब में है, अब वो गर्भवती है, उसको बच्चा होने वाला है, तो उसे 6 महीने की छुट्टी मिल गई। अब उसको जो है सैलरी नहीं कटेगी, सैलरी मिलेगी।
क्या होगा, सैलरी मिलेगी। यदि वो 6 महीने और एक्सटेंशन लेना चाहती है कि मान लो कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि बच्चा थोड़ा सा कमजोर है या गर्भवती महिला में कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ऐसी स्थिति में वो अपनी जो अवकाश है, जो लीव है, उनको 6 महीना और बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है, और बढ़ा सकती है। अब बात आती है क्या पुरुषों को भी छुट्टी मिलती है। मान लीजिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और मुझे बच्चा होने वाला है, तो मैं पिता हूं, क्या मुझे छुट्टी मिलेगी, तो मुझे भी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। कितने दिन की, 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। बेसिक पे लीव मिलेगा 15 दिन का, ठीक है, मुझे 15 दिन की छुट्टी मिलेगी और मेरी वाइफ जो गर्भवती है उसे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। है नहीं लेकिन, ठीक है, मेरा एक ही बच्चा है अभी, ठीक है, वो भी अभी 4 साल का होने वाला है 16 सितंबर में, ठीक। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ऐसी स्थिति में आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर जो महिला गर्भवती होंगी उन्हें 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, लेकिन इस बीच उनका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। अब क्या ये प्राइवेट संस्थानों में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी लागू होता है? अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट, यहां पर प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट कंपनियों में भी कहीं कहीं ये लागू होती है, लेकिन सभी प्राइवेट कंपनियां ये लागू नहीं करती। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ठीक है, जहां पर पीएफ कटता है, फंड कटता है, तो वहां पर 6 महीने की छुट्टी मिलती है, सैलरी आती है। लेकिन ऐसी कंपनियां जहां पर पीएफ नहीं कटता, फंड नहीं कटता, जो लिमिटेड भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, उन्हें भैया क्या होगा, आप लोग ये देख सकते हैं कि उन्हें 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। बिल्कुल 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बिना। चलिए लिख लीजिए आप लोग ये सभी चीजें। अब आगे बात करते हैं, आगे बात आ जाती है सर, यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वे कृषि और उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं, हम बात करेंगे सर, जो मजदूर हैं उन्हें उनकी मजदूरी का उचित वेतन दिया जाए, उचित मजदूरी दिया जाए। ठीक है जी। अब बात यहां पर यह है कि सर ये बताइए कि जो औद्योगिक काम में लगे हुए हैं, जो फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, जो कृषि में लगे हुए हैं, कि उन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उनका गुजारा हो सके। मान लीजिए कम से कम एक दिन में उन्हें इतना तो वेतन मिल जाए जिससे वो एक दिन का खाना पीना खा पाए। एक उचित मजदूरी तो मिलनी चाहिए। चलिए भैया बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत शानदार, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। हम बात कर रहे हैं सर, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए एक उचित मजदूरी मिल पाए। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं जी 43 ख। 43 ख कहता है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। एम्प्लॉय कैन मेड पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये हुआ इसका कि भैया जो आपने देखा होगा, मूवियों में देखा होगा ना, लेबर यूनियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में लेबर यूनियन होती हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है। कोई भी कंपनी ऐसा अगर कोई कानून बनाता है, ऐसा कोई कानून बनाता है जिस कानून से कंपनी के जो वर्कर्स हैं उन्हें नुकसान होता है, तो वो कानून नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि 43 कहता है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं उनमें जो मजदूर संघ होंगे उनकी भी भागीदारी होगी, कानून बनाते समय वो भी भागीदारी करेंगे। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर। चलिए, हिना कह रही है सर आपकी क्लास में घर जैसा माहौल लगता है। बिल्कुल लगना चाहिए। मनोज आपका बेटा इंस्टा पे देखा है, धन्यवाद भैया। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। और 43 ख क्या कहता है? 43 ख क्या कहता है कि सहकारी राज्य सहकारी समितियों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि विशाल मार्ट है, बी मार्ट है, ठीक है, जैसे कि आपकी अपना बाजार है, ये सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये अनुच्छेद 43 ख के तहत बनाई जा सकती हैं। अब ये कब जोड़ा गया था? इसे आप कहेंगे सर 97वां 97वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। कब? 2011 में इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है जी। इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बिल्कुल विकास, इनका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे 43 में कहा गया है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य की सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए? या अनुच्छेद 43 ख निम्नलिखित में से किसकी बात करता है? तो 3-4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक राज्य सहकारी समिति होगी। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आ सकते हैं मिलने। सिलेक्शन बिल्कुल, बिना सिलेक्शन के भी आप मिलने आ सकते हैं, इसमें क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए आप लोग यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है। देखिए अनुच्छेद 44 इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी भारतीय लोग बराबर हैं। जिस आधार पर पत्नी अपने पति से तलाक लेती है उसी आधार पर पति भी अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। लड़का लड़की यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और इस बीच उन्हें कोई बच्चा प्राप्त होता है, लड़का लड़की लिविंग में रहते हुए यदि कोई पुत्र पुत्री प्राप्त करते हैं तो उस बच्चे को बायोलॉजिकल ही पुत्र माना या पुत्री मानी जाएगी। मान लीजिए ए और बी दोनों लिविंग में रहते हैं और उन्हें एक सी नाम का बच्चा प्राप्त होता है तो वो सी ए और बी का जायज बच्चा कहलाएगा। उस सी को जो ए लड़का है उसकी प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये पढ़ लिया। अब इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य जिसमें ये लागू हुआ था, आप कहेंगे सर फर्स्ट राज्य था गोवा। कौन सा था? गोवा। आप कहेंगे गोवा। और आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा बना है? अभी लागू हुआ है फरवरी में, आजादी के बाद। आप कहेंगे सर आजादी के बाद। तो यहां पर हम कह रहे हैं सर आजादी के बाद, तो यहां पर आप कह सकते हैं सर आजादी के बाद, तो आप बता देंगे सर उत्तराखंड। ठीक है जी, कौन सा? उत्तराखंड। चलिए आजादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे सारी चीजों को। आगे बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार। ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम आयु के हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र में तो जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं। तो भैया ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल्यावस्था की देखरेख अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है जी अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसे बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक प्रावधान व्यवस्थाएं अनुच्छेद 46 में दी गई हैं। किसमें? 46 में। एक बहन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौरी पूछ रही है कि यदि कोई लड़की जो
जो अनमैरिड है, लड़की के यदि कोई लड़का हुआ तो उसका क्या कर सकते हैं? देखिए अनुच्छेद 44 कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है यदि कोई कपल, आज की डेट में ये कॉमन हो चुका है, कपल्स लिविंग में रहते हैं, यदि कोई लड़की विदाउट मैरिज मां बनती है तो उसका जो बच्चा होगा, चाहे लड़की हो या लड़का, जिससे वो होगा, मतलब जो लड़का होगा उसके साथ, लड़की अपने आप तो बच्चा करेगी नहीं, जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में होगी या जिसके साथ इंटीमेशन उसका हुआ होगा, तो वह लड़का उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर होगा, तो वो बच्चा उस लड़के का भैया माना जाएगा, जायज माना जाएगा। वो लड़का ये नहीं कह सकता कि भैया मेरा नहीं है। अगर वो ये कहता मेरा नहीं है तो डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट में यदि सही पाया जाता है, वो डीएनए टेस्ट बच्चे का और लड़के का होगा जिससे वो इंटीमेशन था, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को जायज बच्चा माना जाएगा और अनुच्छेद 44 कहता है कि उस बच्चे को उस लड़के की प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार दिया जाएगा, बराबर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए 43A फिर से बता दूं, 43A में लिखा है जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, मजदूर जब कंपनी में कोई कानून बनेगा तो इन मजदूरों से पूछा जाएगा, जो इन मजदूरों का हेड होगा, लीडर यूनियन होगा, तो उससे पूछा जाएगा। ठीक है जी। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक व शैक्षणिक विकास की व्यवस्था अनुच्छेद 46 में की गई है। किसमें? 46 में की गई है। चलिए, नहीं मैंने बड़े बड़े शहरों की बात की है, बड़े बड़े शहरों में आजकल ऐसे ही होता है। चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख लिया भैया, आगे बात करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लिखा है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार, एवं आप कहेंगे सर पोषण स्तर में सुधार, स्तर में सुधार। चलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 आप कहेंगे कृषि, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। चलिए कि सर पशु एवं कृषि, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, आपने सुना होगा गौ वंश की हत्या पर रोक है। किसकी? गौ वंश की हत्या पर रोक, हत्या पर रोक। चलिए गौवंश की हत्या पर रोक कौन से आर्टिकल में? 48 में। किस में? अनुच्छेद 48 में गौवंश की हत्या पर रोक लगी हुई है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि भैया पर्यावरण संरक्षण, वन वन्य जीवों की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में है? तो इसी में दी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक आप लोग पढ़िए जल्दी जल्दी से। चलिए चलिए यहां पर हमने पढ़ा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में लिखा है कि राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि नेशनल इंडिया गेट है, इंडिया गेट नेशनल है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, और इंडिया गेट नेशनल बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ऐसी इनकी सुरक्षा अनुच्छेद 49 में आती है। किसमें? 49 में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। दीपक कह रहे हैं कि सर देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो सब चीजें जो है ना वो कोर्ट का मैटर है, वो डीएनए टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग होता है, आप उस पर मत जाइए। आप सिर्फ ये पढ़िए कि किसमें क्या लिखा हुआ है, वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट से,
जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी 49 है भैया, 49। आर्टिकल 49, 39 नहीं 49, बिल्कुल। हाँ मैंने शायद गलती से 39 बोल दिया था, ये 49 है। 49 अनुच्छेद 49 49, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अनुच्छेद 49 कहता है कि सर राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। चलिए भैया ये है ना पशुओं की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा। और मोर तो हमारा नेशनल नेशनल पक्षी है भैया। चलिए राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से यहाँ तक। नशीले पदार्थों पर रोक, जैसे बहुत सारी जगहों पर नशीले पदार्थ, दारू वगैरह पर रोक है, अफीम पर रोक है, चरस पे रोक है। बिहार में दारू नहीं बेची जाती लेकिन धड़ल्ले से बिकती है ना। दारू पर रोक लगी हुई। क्या हर राज्य में दारू पर रोक है? नहीं, हरियाणा में दारू सस्ती मिलती है, हरियाणा में दारू बहुत सस्ती मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 2 आर्टिकल और बचे हुए हैं, ये हम और पढ़ लेते हैं, बस खत्म कहानी। ठीक है, खत्म कहानी। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से अलग करना, कि कार्यपालिका यानी कि संसद का जो काम है वो अब है कार्य करना, सरकार संचालित करना। आगे बात करेंगे कि सर न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है। कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर नहीं होगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर दबाव नहीं होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विशेष नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 51 में। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ये 51 में दिया हुआ है, तो यही आज हमें इतना पढ़ना था। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म, कल हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 35-40 मिनट का चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।